बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी एंड आई वेलकम यू टू एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर ऑफिशियल लाइव सेशन। अच्छा, आज हम क्या करेंगे? आज हम डिटेल में क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग करेंगे। हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अप्रोचेस का, व्हाट आर अप्रोचेस और कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जी, ये दो इंपॉर्टेंट अप्रोचेस है जिसके ऊपर आज मैं डिटेल में आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर करूंगा और कुछ चीजें आपको डिक्टेट करवाऊंगा। नंबर वन इज क्लासिकल अप्रोच एंड नंबर टू इज अ साइंटिफिक अप्रोच। बेसिकली हमें अंडरस्टैंड ये करना है अप्रोचेस वाले चैप्टर में कि व्हाट इज एन अप्रोच। मैंने वैसे आईआर के एक रिकॉर्डिंग में अप्रोच और थ्योरी का डिफरेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन फिर भी आज चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास है तो इस क्लास में हम अप्रोचेस से रिलेटेड जरा चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अप्रोच का मतलब होता है जाविया। द वे यू परसीव समथिंग, द वे यू अप्रोच समथिंग, द वे यू एनालाइज समथिंग। तो बड़ा सिंपल वर्ड में पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज के बारे में क्या है। तो वो स्कॉलर्स जो वेस्ट में 1930s में जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट इमर्ज कर रहा था, एल डी वाइट की जो बुक थी 1927 में, इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से एक बुक पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने वुडरो विल्सन के कॉन्सेप्ट, गुड नाउ के कॉन्सेप्ट और कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में एक एनालिसिस बिल्ड किया, और वो फर्स्ट जो पब्लिश टेक्स्ट बुक थी उसको फिर अमेरिका में और स्पेशली वेस्टर्न एकेडमिया में पढ़ाया जाने लगा। तो इसका मतलब है उसमें उनका अपना एक व्यू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करें तो एक चीज तो हमें समझ आती है कि इनिशियली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजेरियल व्यू से ही देखा गया, बाद में सब्जेक्ट मैटर व्यू आता है जो कि डिटेल में दोनों किस्म के स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने डिस्कस किया। जो हमारी आज की दो इंपॉर्टेंट थेरीज हैं, ये इनिशियल जो टाइम पीरियड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जब ये वेस्ट में इमर्ज किया एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट और एरिया ऑफ स्टडी, और इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर वेस्ट में बात हुई। यूनिवर्सिटीज में इसको एज ए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा, इस पर टेक्स्ट बुक लिखी गई वेस्ट के अंदर। गो के पहले से पर्शिया में इस पे बहुत काम हो चुका था। मुस्लिम वर्ल्ड में इस्लामिक जितनी भी एम्पायर तीन बर्रे आजम में थी, उसमें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही नजर आती थी, क्योंकि इस्लाम एक वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को मानता है। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हुकूमत के दौर में और उसके बाद जो हम देखते हैं, एक टाइम पीरियड आता है जिसको हम कहते हैं खिलाफत राशिदा का टाइम पीरियड। यहाँ तक कि उमैयाद खिलाफत और अब्बासीद अब्बासियों की खिलाफत में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़ा जोर देने दिया गया, लेकिन अमेरिका वेस्ट में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पहली दफा उन्होंने इसके ऊपर जोर दिया। अब हुआ कुछ यूं स्टूडेंट्स के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, जाहिर सी बात है जब इसको पढ़ा जाने लगा, इसको पढ़ाया जाने लगा, तो इसके बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। तो जो क्लासिकल अप्रोच है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल या डिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी कहते हैं, यानी आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज क्लासिकल अप्रोच, एक ही बात है। ट्रेडिशनल अप्रोच वही बात है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच फिर वही चीज पूछ रहा है, और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच तो फिर वही बात पूछ रहा है। तो इस अप्रोच में था क्या? इस अप्रोच में बेसिकली वो तमाम आर्ग्यूमेंट्स थे जो कि मैनेजेरियल व्यू का जो स्कूल था, जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे। एंड व्हाट वर दोज आर्ग्यूमेंट्स? इसमें कहा जा रहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेडिशनल, इंस्टीट्यूशन, डिस्क्रिप्टिव या क्लासिकल स्कूल जब अप्रोच करता है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू बनाता है, तो उनके नजदीक ये है क्या? द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट political but technical, which only carries out the will of the political authority। तो पहला तो बात जो हमने शुरू में पढ़ी, जो वुडरो विल्सन ने भी की, जो गुडनाउ ने भी इंडोर्स की, और जो एल डी वाइट ने भी अपनी बुक में लिखी, कि डाइकोटमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। पॉलिटिशियंस जो है वो पॉलिसीज बनाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्ड लोग होंगे, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट अपने काम में प्रोफिशिएंट होंगे,
एक्सपीरियंस्ड होंगे, वेल ट्रेन्ड होंगे, तो वो एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज करेंगे। तो यहाँ पर भी जो क्लासिकल अप्रोच है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से, क्लासिकल अप्रोच के जो एक्सपोनेंट्स हैं या उसके जो फेवर में हैं लोग, वो ये समझते हैं, वो स्कॉलर्स, कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये बेसिकली एक ऐसा एरिया है जिसमें डायकोटमी होनी चाहिए, यानी पॉलिटिशियंस जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरवीन न करें, बल्कि सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेसी ये वो ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है जो एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज करे। जिस तरह के प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे होता है कि एक डिपार्टमेंट होता है, वो किसी भी प्राइवेट इदारे की पॉलिसी बनाता है, और एक डिपार्टमेंट होता है जो उसकी एग्जीक्यूशन करवाता है। दूसरी बात, इट डिस्क्राइब्स अ सेट ऑफ फैक्ट्स एंड डज नॉट बिल्ड एनी थ्योरी। जो ट्रेडिशनल अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच या फिर डिस्क्रिप्टिव अप्रोच जिसको हम कहते हैं, ये कोई थ्योरी बिल्ड नहीं करती, इस अप्रोच से कोई थ्योरी प्रोड्यूस नहीं होती, बस ये कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का परव्यू ये है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जुरिस्डिक्शन ये है, तो ये काम होने चाहिए, जिस तरह के मैनेजरियल स्कूल में कहा गया। एक और चीज है कि इसको इंस्टीट्यूशनल या डिस्क्रिप्टिव स्कूल क्यों कहा जाता है, तो जैसा कि हमने मैनेजरियल स्कूल में पढ़ा कि मैनेजरियल स्कूल के जो फेवर में आते हैं वो मैक्वीन 3M है, जिसमें वो कहते हैं मैन, मेथड और मटेरियल होना चाहिए, और वही उस पर एक्टिविटी होगी। इसी तरह लूथर गॉलिक पोस्ट कॉर्ब में बताते हैं मैनेजर्स की ड्यूटी क्या है, प्लानिंग है, स्टाफिंग है, कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्शंस देना है, बजटिंग करना है, इस तरह की चीजें हैं। और वो कौन करेंगे, वो मैनेजर्स करेंगे। और वो उसके बाद का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काउंट नहीं करते थे। इसी तरह वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, सो एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट नॉट कंफ्लिक्ट विद सेल्फ गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट जिस तरह सेल्फ गवर्नमेंट से सब्सटीट्यूट नहीं हो सकती, इस तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी इसको सब्सटीट्यूट नहीं करना चाहिए। मसलन इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में काम करते हैं, एक इदारे बनाए जाते हैं, वो इदारे अपनी पॉलिसीज को जो गवर्नमेंट बनाती है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी जो कि उस वक्त के पार्लियामेंटेरियन जो कि पॉलिसी साजी करते हैं, जो कानून साजी करते हैं, इनका काम उसके ऊपर उसकी एग्जीक्यूशन है। और जो पोस्ट कॉर्ब में लूथर गॉलिक ने वो 5-6 फंक्शनैलिटीज बता दी हैं, बस यही उनका काम है, जिसको फिर रिबट किया था बाद में सब्जेक्ट मैटर स्कूल ने। और उसमें वॉकर की थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के तो दो हिस्से होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी होती है जहां पर सारी की सारी चीजों को थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड किया जाता है, प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, बजटिंग क्या है, इसको पढ़ा समझाया और पढ़ाया जाता है, और उसके बाद इसको अप्लाई किया जाता है। तो इसका स्कोप तो बहुत ज्यादा बड़ा है, और एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ पोस्ट कॉर्ड तक महदूद नहीं है, बल्कि ये तो डिफेंस भी है, सिविल डिफेंस भी है, सिक्योरिटी भी है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी है, आपका वर्क्स डिपार्टमेंट भी है, डेवलपमेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है, उसके साथ आपका आपाशी का निज़ाम भी है, आपका उसके साथ साथ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी एवेन्यूज हैं, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को अगर आप पाकिस्तान में समझना चाहें, उसके अलावा पुलिसिंग है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड है, उसके अलावा डिफेंस है, उसके अलावा हाउसिंग है। तो वॉकर ने तो बताया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन महदूद नहीं है, लेकिन चूंकि ये क्लासिकल और ट्रेडिशनल अप्रोच हम पढ़ रहे हैं, तो क्लासिकल ट्रेडिशनल अप्रोच के जो फॉलोअर हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के फॉलोअर हैं, जो शुरू में ये अप्रोच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में शुरू में आई थी, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को महदूद ही समझा करते थे। अब बाद में ऑब्वियसली बात है, इस अप्रोच को रिबट किया बिहेवियरल अप्रोच ने भी, फिर इकोलॉजिकल अप्रोच आई, और इकोलॉजिकल अप्रोच के बाद फिर फर्दर कुछ और अप्रोचेज आई, और आज हम जिस दुनिया में बैठे हैं इसको न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का दौर कहते हैं, एनपीएम का दौर कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हम प्रीवियस चीजें भी पढ़ें, क्योंकि बात का एग्जाम में क्लासिकल अप्रोच की क्रिटिसिज्म हमसे पूछ लिया जाता है, क्लासिकल अप्रोच और साइंटिफिक अप्रोच का आपस में कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, या फिर क्लासिकल साइंटिफिक अप्रोच में कौन कौन सी चीजें मुश्तरका हैं, और क्लासिकल साइंटिफिक और बिहेवियरल अप्रोच का कंपैरिजन भी बात का कहा जाता है। ना नंबर 2 में जो थ्योरी या जो अप्रोच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया, वो 1930s के बाद देखा गया, और ये दौर है क्लासिकल साइंटिफिक अप्रोच का। इस साइंटिफिक अप्रोच क्या थी स्टूडेंट्स? साइंटिफिक अप्रोच ऐसी अप्रोच थी जिसको एक मशीन ऑपरेटर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो हैं, ये बेसिकली एक मशीन ऑपरेटर थे, और 1915 के दौर में, 1915 के करीब, पहले जंग अजीम के दौर में, आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो वेस्ट में आ चुका था, इंसान को मशीन ने
रिप्लेस कर दिया था, ज्यादा प्रोडक्टिविटी थी, ज्यादा डिमांड थी तो ज्यादा सप्लाई करनी थी। तो इस मशीन ऑपरेटर ने ये देखा कि मशीन की जो परफॉर्मेंस है वो इंसान से बेहतर है, क्योंकि मशीन एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक एनर्जी और अमाउंट के साथ एक स्पेसिफिक टास्क कर सकती है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या किया, उसने एक शवलिंग ऑफ द कोल का एक्सपेरिमेंट किया। कोल की शवल क्या कहते हैं या शवलिंग ऑफ कोल क्या होती है, जब माइंस के अंदर से कोल एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, निकाल के बाहर ला दिया जाता है, तो फिर उसको एक जगह इकट्ठा करने के बाद एक बेलचे के साथ उसको इकट्ठा करके लोड किया जाता है डिफरेंट कंटेनर्स में। उसको कहते हैं शवल करना है, आपने कोल को कंटेनर में लोड करना है। तो उसके लिए एफ.डब्ल्यू. टेलर कहता था कि अगर हम साइंटिफिक वे से ये मैनेजमेंट इस काम की कर लें तो ये हमें पता चल जाएगा कि एक कितनी हाइट का शख्स, कितनी एज का शख्स, किस बॉडी स्ट्रक्चर का शख्स कितनी मिनट में, कितने घंटों में कितने शवल्स कर सकता है और पर मिनट कितने शवल्स कर सकता है, और उन जो बेलचों से उसने वो जो कोयला है वो लोड करना है किसी कंटेनर में, उसको कितना टाइम लगता है। तो इस तरह हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कर लें अगर हर इदारे, हर डिपार्टमेंट में, जिसमें हर चीज को एफिशिएंसी के साथ, प्राइसिंग के साथ और उसके साथ साथ उसकी टाइम कंजम्पशन के साथ एसोसिएट कर दिया जाए, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो यहां से फिर साइंटिफिक मूवमेंट स्टार्ट हुई कि क्यों ना जब इदारे बने और उनकी मैनेजमेंट हो तो उनको भी परफॉर्मेंस बेस्ड बनाया जाए, उनके पे पैकेज जो है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली हो, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की जाए और एक स्पेसिफिक टाइप के, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड के लोगों को एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट में जॉब दी जाए और फिर उनसे उनकी एफिशिएंसी प्रोड्यूस करवाई जाए। ये कहते ये है, दे आल्सो बिलीव दैट बेटर रिजल्ट्स कुड बी अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड्स। और साइंटिफिक मेथड्स क्या हैं? ऑब्जर्वेशन है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है, वेरिफिकेशन ऑफ डाटा है, एनालिसिस ऑफ द डाटा है। वो ये कहते थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पर्सपेक्टिव है, जिस पर्सपेक्टिव से साइंटिफिक जो अप्रोच के फॉलोवर हैं वो ये मानते हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर और बाकी लोग, कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एक साइंटिफिक एक्टिविटी है, इट इज एन आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो क्यों ना जब आपने कोई एक्टिविटी करनी है तो उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उस डाटे को ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, फिर उससे रिजल्ट्स निकाले जाते हैं और फिर रिजल्ट्स को फिर रीइवैल्यूएट किया जाता है। तो ये सारे सेगमेंट्स जो हैं ये साइंस के प्रोसीजर्स हैं। तो मैनेजमेंट को इस तरह से किया जाए कि आप पहले डाटा कलेक्ट करें, फिर प्लानिंग करें, फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बजटिंग करें और उस बजटिंग के अकॉर्डिंगली आप ये देखें कि आपको किस टाइप के एम्प्लॉय, किस एप्टीट्यूड के एम्प्लॉय चाहिए, कितनी तादाद में चाहिए, फिर उनको आप जो टास्क देते हैं उस टास्क को फुलफिल वो कितनी देर में करते हैं। तो इस वे से अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे और यही अप्रोच अपनाएंगे तो बेस्ट प्रोडक्टिविटी आएगी। और जो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग कर रही है पीपल के लिए, जिसके दरमियान जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक ब्रिज का रोल अदा करता है, तो बेस्ट प्रोडक्टिविटी होगी। उनके कुछ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स हैं जो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इट रिप्लेसेस ट्रेडिशनल मेथड बाय साइंटिफिक मेथड। तो ऑब्वियसली बात है, ट्रेडिशनल मेथड्स में तो कोई ऐसी चीज नहीं है, और वैसे भी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो डिस्क्रिप्टिव है, को थ्योरी तो वो पेश नहीं करते। दूसरी बात है, डेवलप्स मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर मैकेनिकल लॉज। जिस तरह मैंने शवलिंग ऑफ कोल का आपको एक्सपेरिमेंट का आपको एक एग्जांपल दी कि हर काम मैकेनिकल वे से होना चाहिए, क्योंकि एफ.डब्ल्यू. टेलर एक मशीन ऑपरेटर था, तो मशीन जिस तरह काम करती है वो कहता है इंसान भी उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्टिविटी करे। इट एम्फसाइजेस ऑन मटेरियल एंड मेथड्स इंस्टेड ऑफ मेन। मेन आर नॉट ऑब्जेक्टिव बट आर मीन्स टू एन एंड। ये बड़ी क्रिटिकल बात इन्होंने की। उन्होंने कहा कि मटेरियल और मेथड को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, यानी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसकी टेक्निक से इस्तेमाल करके इंसानों को यूज करते हुए ऑब्जेक्टिव अटेन किया जाए। वो कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पर्पस है, जो एंड है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो मैन नहीं है, इंसान नहीं है, यानी लोगों का कुछ भला हो रहा है या नहीं हो रहा, उन्होंने अपने टारगेट अचीव करने हैं, जो उनको टारगेट मिला है उन्होंने उसको सेटल्ड करना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी साइंटिफिक अप्रोच का आया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों की भर्ती करेंगे और साइंटिफिक वे से उनको कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली पर पीस प्लान के अकॉर्डिंगली उनकी वेजेस आप डिसाइड करेंगे,
या उनसे काम उस तरह से लेंगे, उनके इमोशंस, उनके बिहेवियर्स, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अवॉइड कर देंगे और मशीन समझ के उनको डील करेंगे, तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या बेहतर परफॉर्म कर पाएगा? और एडमिनिस्ट्रेटर अगर बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो क्या सोसाइटी में कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से चेंज आएगा? और यही बिहेवियरल स्कूल क्रिटिसिज्म इसी पॉइंट पे साइंटिफिक अप्रोच का करते हैं। अगला इनका जो पॉइंट है, इट सेपरेट्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। मैनेजर प्लान्स व्हाइल द वर्कर कैरी आउट देयर ऑब्जेक्टिव्स, या वो प्लान्स को कैरी आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक अप्रोच में ये भी कहा गया कि जो मैनेजेरियल स्कूल ऑफ थॉट में जो मैनेजर्स का काम है पोस्ट कॉर्ब की एक्टिविटी करना, ये एक्टिविटी जब मैनेजर्स परफॉर्म कर दें, जो मेजर मेनली ओरिजिनल सिविल सर्वेंट है, जब वो सारा काम कर दें, तो फिर वो वर्कर जो आगे लोअर स्केल के लोग हैं उनसे उसकी एग्जीक्यूशन करवाएं, और जब वो उनसे एग्जीक्यूशन करवाएं तो वो जो एग्जीक्यूशन है उसकी कैलकुलेशन हो, उसमें उनकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाए, मेजर किया जाए, और उस एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली फिर उनकी जो वेजेस हैं वो डिसाइड की जाए, उसके अकॉर्डिंगली किस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं उसको भी इग्नोर कर दिया जाए, उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है उसको भी इग्नोर, यानी उनसे मशीन की तरह काम लिया जाए। जिस तरह आज आप वेस्ट के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर में देखते हैं टारगेट ओरिएंटेड एक्टिविटी हो रही होती है, और आपने देखा होगा कि ह्यूमन एस्पेक्ट जो है वो काफी हद तक इग्नोर किया गया, और हमने देखा कि ये थोड़ा सा कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है ये जो साइंटिफिक अप्रोच है। इट इंप्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इंश्योर्स हाई प्रोडक्टिविटी ड्यू टू इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू वर्कर्स। तो वो कहता है कि जब आप इकोनॉमिक इंसेंटिव वर्कर को बहुत ज्यादा देते हैं, पर पीस पे प्लान देते हैं कि जितना काम करेंगे उतने वेजेस मिलेंगे, उनको कमीशन ऑफर करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का काम हो जाता है। अब ये काम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में तो फिजिबल है और हमें दुनिया में देखते हैं ऐसा होता है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो जो स्टेट का बेसिक पर्पस है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल है। जहां तक कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एक लैटिन वर्ड है टू एडमिनिस्ट्रेयर से निकला है, टू सर्व से निकला है, यानी सर्विस ऑफ द पीपल है। तो जब सर्विस ऑफ द पीपल है तो उसमें तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर या उसका वर्कर जो भी लोअर स्केल के लोग भी काम कर रहे हैं, उनके साथ एक मॉरल फीलिंग जुड़ी हुई है कि वो लोगों का भला कर रहे हैं, अपने मुल्क का में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन जब उनको ये वाला एलिमेंट दे दिया जाएगा कि आपको पर पीस पे प्लान या वर्क इंसेंटिव मिलेंगे काम के अकॉर्डिंगली, तो वो ऑब्वियस सी बात है जिस तरह मशीन काम करती है वो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, और ह्यूमन जो साइकी है, ह्यूमन बिहेवियर की जो इनपुट है सोशल डेवलपमेंट में, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो सेल्फिशनेस आ जाती है कि जिसने ज्यादा काम किया, आप देखें ना, जो ज्यादा फिजिकली फिट है, जो ज्यादा साउंड है, जो ज्यादा प्रेशर ले सकता है, वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा, तो बाकी का क्या बनेगा? और इससे बैलेंस क्रिएट नहीं होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैं साथ साथ क्रिटिसिज्म इससे करता जा रहा हूं कि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसिज्म बात पूछ लेते हैं। इट अचीव्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स ड्यू टू हाई प्रोडक्शन। अब एक और बात करते हैं जी साइंटिफिक अप्रोच के लोग, वो कहते हैं कि देखें जब प्रोडक्शन बड़ी हाई होती है तो उनकी आपस में मैनेजमेंट और वर्कर्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन भी रहती है, इंटरेक्शन भी होता रहता है, वो जो लाइजन उनका बना होता है उस वजह से, क्योंकि मैनेजर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है, उन्होंने प्रॉपर जो प्लान किया है उसकी एग्जीक्यूशन को उन्होंने मॉनिटर करना होता है। वर्कर्स के ऊपर प्रेशर एक तरफ से तो काम में एफिशिएंसी प्रोड्यूस करने के पर्सपेक्टिव में होता है, दूसरी तरफ से वर्कर्स को इंसेंटिव भी इतना दिया जा रहा होता है कि वो इंसेंटिव के लिए काम करेंगे। तो जब एंड रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं तो साइंटिफिक अप्रोच वाले कहते हैं कि इससे एक नई सेंस भी आती है कि कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होती है। ये नहीं है कि मतलब मैनेजर या जो मेन एग्जीक्यूटर हैं उस काम के किसी भी प्लान के, जिन्होंने वो प्लान करके अब उसको एग्जीक्यूट करना है, वो उसको इजी लें और वर्कर भी इजी लें, क्यों पता है तनख्वाहें आ रही हैं, चीजें चल रही हैं। तो ये जितनी भी अप्रोच हम साइंटिफिक अप्रोच पढ़ते हैं, ये वेस्टर्नाइज्ड थॉट है, किस तरह से पब्लिक को एडमिनिस्ट्रेट किया जाए और किस तरह से गवर्नमेंट जो है बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। मैंने उम्मीद ये करता हूं कि जो आज ये प्रेजेंटेशन आपके साथ दी है आपके लिए प्रोडक्टिव होगी। एक पॉइंट रह गया, इट एस्टैब्लिशेस डाइकोटोमी ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। वो ये भी कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पॉलिटिक्स से अलग ही होना चाहिए। ये बेसिकली ट्रेडिशनल या क्लासिकल स्कूल ने भी यही बात की थी, क्योंकि जब पॉलिटिशियन पॉलिसी मेकिंग के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरवीन करते हैं तो करप्शन के चांसेस भी बनते हैं। होप आपके लिए काफी प्रोडक्टिव होगा जी आज की दो अप्रोचेस। कल इंशाल्लाह ह्यूमन रिलेशनशिप, एक लॉजिकल अप्रोच
ये दो डिटेल में अप्रोच करेंगे, बल्कि मैं कोशिश करूंगा केस स्टडी अप्रोच भी आपको पढ़ा दूं अगर टाइम हुआ तो। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।